दो महिला एक बालक को लेकर लड़ रही थीं, झगड़ रही थीं, रो रही थीं, बिलख रही थीं, ये कहते हुए कि ये बालक मेरा है। लोगों ने उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन दोनों ही महिलाएं कुछ इस तरह से दावेदारी कर रही थीं कि लोगों को भी इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये पता कर सकें कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। और देखते ही देखते ये बात राजा साहब के कानों तक पहुंच जाती है। राजा साहब कहते हैं कि दोनों महिलाओं को उनके पास लाया जाए और उनसे कहा जाए कि वो अपनी अपनी दावेदारी पेश करें। दरअसल दोनों महिलाओं ने जब अपनी अपनी बातें कहीं तो दोनों को देख के लग रहा था कि ये बच्चा सचमुच इन्हीं का है, लेकिन बच्चा तो एक का ही हो सकता है, दोनों का हो ही नहीं सकता। अब राजा साहब भी परेशान हो जाते हैं, पब्लिक भी परेशान हो जाती है। जो भी सभा के अंदर बैठे हुए लोग थे, बस ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार अब राजा क्या फैसला लेने वाले हैं। तभी राजा साहब ने सेनापति को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद कहा कि सेनापति, इस बालक के दो हिस्से करो और दो हिस्से करने के बाद दोनों हिस्से एक एक महिला के हाथों में दे दो और ये यहाँ से चले जाएंगे। कुछ इसी तरह का बंटवारा होगा तो शायद इन्हें तसल्ली हो जाएगी। राजा साहब ने जब सेनापति से ये बात कही, सेनापति आगे बढ़ता है और सभा के लोग देखकर ये आश्चर्यचकित थे कि आखिरकार राजा साहब ऐसा कैसे फैसला दे सकते हैं। तभी उन महिलाओं में से एक महिला कहती है, राजा साहब जो भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे, हमें आपका फैसला पूरी तरह से मंजूर है। लेकिन दूसरी महिला रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि साहब मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, राजा साहब इस बच्चे को इसी ही महिला के हवाले कर दो, मुझे ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दरअसल राजा साहब ने जैसे ही ये बात सुनी है, दरबार में ये बात पहुंचती है, तो राजा साहब कहते हैं कि इसका फैसला हो चुका है। दरअसल कोई भी माँ अपने बालक को दो हिस्सों में बंटवाना चाहेगी ही नहीं। इससे साफ पता चलता है कि ये बच्चा उसका है जो इसके हिस्से नहीं कराना चाहती, और जो हिस्से कराना चाहती है उसका बालक किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता। दरअसल ये न केवल एक माँ पर बल्कि किसी भी इंसान पर एक बात सटीक बैठती है। जब कोई किसी से प्यार करता है, जब कोई किसी के बिना रह नहीं पाता, तो वो उसको किसी भी हालत में किसी भी तरह से दुख नहीं दे सकता, उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में एक व्यक्ति, एक लड़का दावा कर रहा था कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन उसी ने उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थाम ली। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो पूरे प्रदेश में इस घटना के बाद फिर हंगामा खड़ा हो जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक शहर है, एक जगह है हुबली। दरअसल बात कर रहा हूँ 18 अप्रैल 2024 की शाम लगभग 4:45 के आसपास। एमसीए फर्स्ट ईयर की एक छात्रा होती है जिसका नाम होता है नेहा। नेहा अभी एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद सबसे पहले उसने अपना बैग लिया। बैग लेने के बाद उसमें से अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद उस लड़की ने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ को अपने एग्ज़ाम के बारे में उसने बताया ही था कि सामने एक लड़का खड़ा हुआ है। वो फ़ोन रखती है। फ़ोन रखने के बाद जो सामने लड़का खड़ा हुआ है, उसने उसको हाथों से रोकने की कोशिश की। उस लड़की ने अपना रास्ता बदलने की कोशिश की। उस लड़के ने फिर से उसको रोकने की कोशिश की और वो उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ ही सेकंड हुए थे कि लड़की ने अपनी तरफ से ना बोला। इतना जो दूर खड़े हुए बाकी लड़के थे, उनकी किसी की नज़र पहुंचती है तो वो अपने हिसाब से देख रहे थे। कुछ ना जैसा शब्द उनकी समझ में आता है, लेकिन लड़के को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी जेब में रखा हुआ एक बड़ा सा चाकू निकालता है और निकालने के बाद उस लड़की के ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देता है। कभी गर्दन के इस हिस्से पे तो कभी गर्दन के इस हिस्से पे, कभी सीने पर, कभी उसके पेट में। एक के बाद एक उसने लगभग 8 वार किए थे। अब पहले ही वार में वो लड़की ज़मीन पर गिर चुकी थी, लेकिन वो थका नहीं था और उसको तब तक मारता है जब तक क्या उसके प्राण नहीं निकल जाते। हालांकि लड़की अभी जिंदा थी, सिसकियां ले रही थी और वो शायद जीना चाहती थी। जैसे ही ये वहाँ के आसपास के स्टूडेंट इस दृश्य को देख रहे थे, कुछ पहली बार तो समझ ही नहीं पाए और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया ताकि वो जो काम कर रहा है, जो कर रहा है, उसे करते हुए किसी भी तरकीब से रुक जाए। लेकिन उसके सर पर खून सवार था। अपनी इस घटना को अंजाम देने के बाद वो बड़े ही आसानी से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही भागता है तब स्टूडेंट लामबंद होते हैं, इकट्ठा होते हैं और दौड़कर उस लड़के को पकड़ लेते हैं। आखिरकार वो लड़का कौन था? दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर पर कपड़े भी कुछ उसने अजीब तरह के पहने हुए थे। उसे पकड़कर और उसे गुस्से में वो स्टूडेंट बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और पीटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर देते हैं। उस लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब वो अपना नाम बताता है, कहता है कि मेरा नाम फयाज है, फयाज बोंडू नाइक नाम है मेरा। उम्र जिसकी 23 साल के आसपास होती है, जिसके पिता एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक होते हैं और
जिसके जो जिला होता है बेलगावी सावदत्ती एक जगह होती है, वहाँ का रहने वाला होता है। वो इसी कॉलेज का तो स्टूडेंट था, पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था। 6 महीने पहले ही उसने स्कूल को ड्रॉप कर दिया था, स्कूल नहीं आ रहा था और 6 महीने में ये पहली बार आता है और पहली बार आने के बाद ये इतना बड़ा कांड कर देता है कि जिससे क्या सब के सब लोग हैरान थे। अब उधर जो लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, उस लड़की को जो गंभीर रूप से घायल हो चुकी है, उस लड़की को जल्दी से उठाया जाता है। कॉलेज का नाम था BVB कॉलेज और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर KIMS यानी कि कैंपागोड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल जो 2 किलोमीटर के आसपास था, वो स्टूडेंट, कॉलेज के स्टाफ के लोग उस लड़की को अपनी गोद में लेते हैं और यहाँ से दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। लड़की पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी, सांसें चल रही थी। दौड़ते हुए किसी तरकीब से सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं KIMS और वहां जाने के बाद उस लड़की को जब स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है, डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता है। डॉक्टर जब उसकी नब्ज टटोल रहे थे, लड़की मर चुकी थी। बस इस लड़की का मरना था, क्योंकि इस बीच में जो भी हुआ है वो सब CCTV कैमरे में कैद हो चुका था। CCTV कैमरे में जो फुटेज थी वो इतनी साफ सुथरी नहीं थी, धुंधली थी, लेकिन ये दिख रहा था कि कोई उस पर हमला कर रहा है, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। ये सब दृश्य जब CCTV कैमरे में कैद होते हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है और सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये लड़की कौन है, क्या, कहाँ से आई है। तब इस लड़की के बारे में पता चलता है कि लड़की का नाम होता है नेहा, नेहा हिरेमथ, और इसके पापा जो होते हैं वो कांग्रेस के पार्षद होते हैं। इसी हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद, शहर में अच्छा खासा नाम था, लोग बड़ी इज्जत करते थे। ये एक अच्छा इंसान। उसकी बेटी को आखिरकार ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया? जब उधर उस लड़के को पीट रहे थे, उस लड़के को के साथ जब हिंसात्मक रूप अपना रहे थे, जिसने, क्योंकि पब्लिक में, उस स्टूडेंट में, स्टाफ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि आखिरकार इस फैयाज़ ने इस ऐसी हरकत क्यों की है, जब जान रहे थे, तब उसने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, वो मुझे कुछ दिनों से इग्नोर कर रहे थे। लोगों को ये बात बस हजम नहीं हो रही थी कि कोई किसी से प्यार करे और वो उसको एक के बाद एक 8 चाकू मारकर उसको मौत के घाट उतार दे। ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत बात है। और जैसे ही अब इस लड़की के पिता को ये बात पता चलती है तो पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लड़की के जो दादा होते हैं उनका भी, उनकी माँ का भी, सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सबके सब लोग परेशान हो जाते हैं और धीरे धीरे खबर ये सोशल मीडिया के माध्यम से जब पता चलने लगती है, तब इस लड़की के जो पिता होते हैं निरंजन हिरेमथ, वो कहते हैं कि ये लड़का काफ़ी समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। लगभग 6 महीने पहले उन्होंने खुद से समझाया कि बेटा, तुम किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मेरी बेटी किसी और कम्युनिटी को बिलोंग करती है। इस रिश्ते को ना तो समाज मंजूरी देगा और ना मैं मंजूरी देना चाहता हूँ। तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, मेरी बेटी यहाँ पढ़ने के लिए आई है, इसे पढ़ने दो, इसको इसकी ज़िंदगी जीने दो। जब उस लड़के ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा तो निरंजन फिर परेशान होकर अपनी बेटी को खुद से स्कूल छोड़ने जाते थे और खुद से उसे स्कूल से लेके आया करते थे। लेकिन इस हत्याकांड से ठीक 2 महीने पहले उस लड़की को टाइफाइड हो गया था और टाइफाइड होने की वजह से वो घर में पड़ी पड़ी बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा चलने फिरने की स्थिति में नहीं थी, परेशान थी, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती थी। और 18 अप्रैल 2023 को उसका MCA फर्स्ट ईयर का पहला ही एग्ज़ाम था। वो नहीं जानती थी कि आज उसका दुश्मन, आज उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन होगा कि एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल, जिसका नाम फैयाज़ है, जो कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा है, वो स्कूल के अंदर, यानी कॉलेज के अंदर आएगा एक चाकू लेकर। उसका इंतज़ार कर रहा होगा। जब लड़की सेकंड पाली की एग्ज़ाम देकर बाहर निकलती है तो बाकायदा वो देख रहा था, वो इंतज़ार कर रहा था कि वो आएगी और उससे बातचीत करेगा और वो बातचीत करने के दौरान ही कुछ इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा। जैसे ही ये सब हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से ये घटना वायरल होती है, उसके बाद फिर लोग सड़कों पे उतर आते हैं। 19 अप्रैल 2024 को अब बेंगलोर हो, हुबली हो या फिर आसपास के जितने भी इलाके हों, बड़ी संख्या में, यानी कि हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट हों, आदमी हों, महिलाएं हों, लड़कियां हों, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतर आते हैं और सबकी एक ही मांग थी कि आखिरकार इसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है, इसको मारा क्यों नहीं जा रहा है। दूसरा इनकी मांग थी इसको जितनी जल्दी हो सके इसको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि ये लव जिहादी है, ये लव जिहाद करने के लिए यहाँ पर आया है। अब उस लड़के के पिता का बयान तो था जो था, उन्होंने जो बोला, पब्लिक जो बोल रही थी, जो बोल रही थी, इसी बीच में पुलिस कमिश्नर का एक बयान आता है। पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि आरोपी ने जो बयान दिया है उसका दावा है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लड़की
लड़के को इग्नोर कर रही थी, इसलिए उससे गुस्सा आता है और उसने इसलिए कदम उठाया। लेकिन हम इसे सत्य नहीं मानते। हम इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। जांच के बाद जो भी सच सामने आएगा उसके बाद सही को सही कहा जाएगा। और इस घटनाक्रम में जितने भी लोग शामिल हैं, चाहे फैयाज हो या उसके साथ और भी कोई हो, तो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने अपना बयान कुछ इस तरह से दिया, लेकिन इसी बीच में गृह राज्य मंत्री जी परमेश्वर वो कहते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों की बात कुछ दिनों में से खराब थी। बस इतना था कि जैसे क्या आग में घी का काम हो गया हो। उधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी वो कहते हैं कि लव जिहाद का एंगल है। जब लड़की ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था तो उसने हत्या कर दी, क्योंकि वो लव जिहाद के इस एंगल में फेल हो चुका था, इसलिए उसने हत्या की। अब बात डीजीपी तक पहुंचती है तो आलोक मेहता डीजीपी कहते हैं कि हत्या निजी कारणों से हुई है और प्रत्येक पहलू पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो सबके सामने रख दिए जाएंगे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी से संबंधित कोई और भी होगा उसे भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया जो होते हैं वो कहते हैं कि निजी कारणों से लड़की की हत्या हुई है, लव जिहाद का एंगल नहीं है और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। एक पकड़ा गया है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। यानी कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो एक तरह की बातें कर रहे हैं और जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, जो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो इसे लव जिहाद का एंगल बता रहे हैं। अब देखते ही देखते लोगों में गुस्सा भड़कने लगता है। एक तरफ तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और दूसरी तरफ इस तरह की घटना हो जाती है, तो जाहिर सी बात है हर किसी को गुस्सा आएगा ही। लेकिन जब लड़की के पिता के सामने किसी पत्रकार ने जब माइक लगाया, उनसे पूछने की कोशिश की कि आप क्या कहना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, उसकी कोई कमी नहीं थी, वो 2 महीने से विद्यालय भी नहीं जा रही थी बीमार होने की वजह से, और डिप्टी सीएम और सीएम इस तरह की बातें करके सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करना चाहते हैं, जबकि खुद लड़की का पिता भी कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक रखता है। अब उन्होंने कहा कि जो जो भी है सो है, वो इस आरोपी का एनकाउंटर चाहते हैं या इसको फांसी होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इसका ये फैसला होना चाहिए। नहीं तो वो भी सबके साथ, जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं उनके साथ सड़कों पर ही उतर जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते रमन पाथलीवाल और उनकी पत्नी है ममतेश पाथलीवाल, आज ये मेरठ के रहने वाले हैं। इनकी शादी की सालगिरह है। इनकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें मुश्ताक खान है, अभिमन्यु, हरवीर सिंह, अमरीश मल्होत्रा, कासिम खान, प्रीतम सिंह, लोकेश कुमार, मोहम्मद नाजिम, आदित्य वर्मा, दीपांशु, दिव्या तोमर, हेमंत कुमार, सुभाष कुमार, कपिल, उदयवीर सिंह, विष्णु कुमार, तेजपाल सिंह, अनूप कुमार, राजवीर सिंह। आप लोग सब अपना ख्याल रखें और जाते जाते आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट निकला है। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, लेकिन वो संख्या कुछ ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए उनका नाम लेना इतना आसान नहीं है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।